हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 12 अफेक्शन, जो कि इस बुक का या इस एस्से का सेकंड जो सेक्शन है कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस, जिसके बारे में बर्ट्रैंड रसल बात करता है, उसका ये चैप्टर नंबर 12 है। अब ये कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहा है, इसलिए ये अफेक्शन के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ लैक ऑफ जेस्ट इन इज द फीलिंग दैट वन इज अनलव्ड। जेस्ट जो था ये 12th चैप्टर है। 11th चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो आ चुकी है, वो मैं आई बटन के अंदर आपको दे दूंगी, सो आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। वो कहता है वन ऑफ द चीफ कॉजेज ऑफ लैक ऑफ जेस्ट इज द फीलिंग दैट वन इज अनलव्ड। कहते हैं किसी के अंदर खुशी की कमी होना, वो इस बात का सबूत होता है कि उस वो बंदा ये फील करता है कि मैं अनलव्ड हूँ, मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता। वेयर एज कन्वर्सली द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड प्रमोट्स जेस्ट मोर देन एनीथिंग एल्स डज। कि अगर किसी बंदे के अंदर ये फीलिंग है कि वो उसको लोग मोहब्बत करते हैं, तो शायद वो दुनिया का सबसे अच्छा मतलब खुशकिस्मत और पुरजोश इंसान होगा। अ मैन में हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग अनलव्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। डिफरेंट वजह से आपके अंदर ये फीलिंग आ सकती है कि आप अनलव्ड हैं। ही मे कंसीडर हिमसेल्फ सच अ ड्रेडफुल पर्सन दैट नो वन कुड पॉसिबली लव हिम, कि वो तो है ही इतना बुरा कि कोई उसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये एक रीज़न हो सकती है। ही मे इन चाइल्डहुड हैव हैड टू accustom himself to receiving less love than fell to the share of other children। के बाद फिर ऐसा होता है कि जो है वो बच्चों को बचपन में लगने लग जाता है कि माँ बाप दूसरे बहन भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके हिस्से में कम आ रहा है। सो ये एक रीज़न हो सकती है। और ही मे इन फैक्ट बी अ पर्सन होम नोबडी लव्स, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ऐसा शख्स हो जिसे शायद वाकई कोई मोहब्बत ना करता हो। नेक्स्ट वो बात करता है अनदर मैन ऑब्जर्विंग दैट ही इज अनलव्ड मे सीक रिवेंज अपॉन द वर्ल्ड। कि एक बंदा जो ये ऑब्जर्व कर लेता है कि वो अनलव्ड है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, वो फिर दुनिया से इस चीज़ का बदला लेता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और लाइफ इन जर्नल के तौर पे भी इसको आप समझ जाएं इस लाइन को कि द पर्सन जो कि वाकई दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर रहा है, और हमने बहुत से ऐसे लोग पढ़े हैं जिन्होंने ऐसा किया है, उनकी लाइफ में कहीं न कहीं बचपन में, चाइल्डहुड में ट्रॉमा ज़रूर हुआ होता है, और वो अनलव्ड वो फ़ील करते हैं कि वी आर अनलव्ड ईदर बाय स्टीयरिंग अप वॉर्स एंड रेवोल्यूशंस और बाय अ पेन डिपिक्टिंग गर्ल लाइक डीन स्विफ्ट। वो कहता है कि कभी या तो वो रेवोल्यूशंस और वॉर्स में होता है, या फिर उनको मतलब समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू पेन, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जो कि उनको ऐसा फ़ील करवाता है, और फिर दुनिया से रिवेंज लेते हैं वो डीन स्विफ्ट के नाम से उसने कहा है ये। देयर इज एन हीरोइक रिएक्शन टू मिसफॉर्चुनेट। कहता है कि रिक्वायरिंग अ फोर्स ऑफ करेक्टर सफिशिएंट टू इनेबल अ मैन टू पिट हिमसेल्फ अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि उनको लगता है कि मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हीरोइक रिएक्शन टू मिसफॉर्चुनेट है, मिसफॉर्चून है, कि मतलब उसकी बदकिस्मती होती है कि वो एक ऐसा हीरो बन जाता है जो दुनिया से उस चीज़ का बदला लेता है। Few men are able to reach such height. The great majority, both of men and women, if they feel themselves unlocked, sink into a timid despair, relieved only by occasional gleams of envy and malice. कहते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं कि अगर वो अनलव्ड होते हैं तो वो दुनिया से बदला लेने की कोशिश करते हैं, या खुद को मतलब मशहूर कराने की कोशिश करते हैं। वरना तो लोग, बेशक वो मर्द हो या औरत, अगर उसको ये महसूस हो कि वो जो है वो उसके साथ ऐसा हो रहा है कि अनलव्ड है वो, तो मायूसी में ही जो है ना वो मर जाता है बंदा। नेक्स्ट वो बात करता है कि those who face life with the feeling of security are much happier than those who face it with the secure feeling of insecurity। कि वो लोग जो जिनके पास ये फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, वो ज़िंदगी को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और जिनके पास नहीं होती वो नहीं कर पाते इस चीज़ को एंजॉय एट एनी रेट, सो लॉन्ग एज देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट लीड देम टू डिजास्टर। उनकी जो है ना वो कहता है कि उनकी जो इनसिक्योरिटी है, जब तक उनको किसी डिज़ास्टर से नहीं ना मिला देती, वो इतना वो मतलब वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। उनको वो ऐसे ही फ़ील कर रहे होते हैं कि दैट वी आर इनसिक्योर, इनसिक्योर, कुछ कल कुछ हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा। उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेफ फ़ील नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट वो बात करता है कि इफ़ यू आर वॉकिंग ओवर अ चैस्म ओवर अ नैरो प्लैंक, यू आर मच मोर लाइकली टू फॉल इफ़ यू फील फियर देन इफ़ यू डू नॉट। वो कहता है कि अगर एक आप बहुत बारीक डंडे के ऊपर चल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं गिर जाऊँगा, तो आप ज़रूर गिरेंगे। अगर आप नहीं सोच रहे, अगर आप आपके दिल में ये डर है कि मैं गिर जाऊँगा, तो आप ज़रूर गिरेंगे। अगर आप नहीं सोच रहे, तो आप नहीं गिरेंगे। ये भी लाइफ़ का बहुत एक असूल है, एक फंडा है कि अगर आप
ज़िंदगी से डरते हैं ना, तो ये आपको और डराती है किसी भी चीज़ से, नॉट आप लाइफ के बारे में सोच लें या किसी भी चीज़ से, जब आप डरते हैं ना, वो चीज़ आपको और हॉन्ट करती है। लेकिन जब आप उससे नहीं डरते ना, तो फिर आपके अंदर इतनी करेज आती है कि आप बिल्कुल भी उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू द कंडक्ट ऑफ लाइफ। वो कहता है इसी तुम, जैसे मैंने आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दिया कि यही सेम चीज़ लाइफ के ऊपर भी कंडक्ट होती है। द fearless मैन may of course meet with sudden disaster, but it's likely that he will pass unscathed through many डिफिकल्ट सिचुएशंस इन विच अ timid man could come to grief। वो कहता है कि ऐसा होता है कि एक fearless बंदा अगर ज़िंदगी में कुछ भी उसके साथ डिज़ास्टर्स हो जाएँ, कुछ भी अचानक चीज़ें उसके साथ हो जाएँ, तो वो चीज़ों को जो है ना वो आसानी से, या मतलब आसानी से तो नहीं, लेकिन उनको पार कर लेता है, fearlessly जो होता है। लेकिन अगर वो बंदा खुद को वो थोड़ा टिमिड है और डरता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में गम तो ज़रूर आएगा। दिस यूज़फुल काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हैज़ ऑफ कोर्स इनमरेबल फॉर्म्स। कहता है ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इसकी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है और ये बहुत यूज़फुल होता है। वन मैन इज़ कॉन्फिडेंट ऑन माउंटेन्स। कहता है बाज़ बंदा इतना कॉन्फिडेंट होता है जितनी इनकी माउंटेन्स होती हैं, मतलब उसका हाइट बहुत ज़्यादा होती है उसकी कॉन्फिडेंस की। अनदर ऑन द सी। और बाज़ ऐसा होता है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है कॉन्फिडेंस की, सी का मतलब डेप्थ ना, एंड येट अनदर इन द एयर। और बाज़ ऐसा होता है जिसकी जिसकी मतलब हवा में बड़ी कॉन्फिडेंस होती है, वो हर इर्द-गिर्द उसके कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद वो फैलाता भी है कॉन्फिडेंस। बट जनरल सेल्फ कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स लाइफ कम्स more than anything else from being accustomed to receive as much of the right sort of affection as one has need for। लेकिन कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ की तरफ ये है कि आप उतना रिसीव करें जितनी की आपको ज़रूरत है, और उसको देना भी चाहिए बाद में। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करता है कि इट इज़ अफेक्शन रिसीव्ड नॉट अफेक्शन गिवन। कहता है कि जो लाइफ के अंदर जब आपको अफेक्शन मिलती है ना, दैट इज़ द थिंग, नॉट कि आप गिवन क्या कर रहे हो, दैट कॉजेज द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, अब आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए वो इसकी बात नहीं कर रहा, अब वो अभी वो सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी किस चीज़ से आती है, जब आपको जो है ना वो अफेक्शन मिलती है, ना कि आप देते हो। दो इट राइजेज मोस्ट ऑफ ऑल फॉर्म अफेक्शन इज विच इज रेसिप्रोकल। वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देनी नहीं है, बल्कि अफेक्शन की तमाम जो फॉर्म्स हैं वो उसका यही मतलब है कि एक हाथ से लेनी पड़ती है और एक हाथ से देनी पड़ती है, या गिव एंड टेक वाला मामला है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज़ नॉट ओनली अफेक्शन बट ऑल्सो एडमिरेशन दैट हैज़ दिस इफेक्ट। वो कहता है कि ये बात नहीं है कि सिर्फ अफेक्शन में ये चीज़ चलती है कि जो आपने लिया है वो किसी को देना भी है, ऐसा नहीं है। वो कहता है एडमायरेशन में भी ये चीज़ चलती है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी किसी बहुत अच्छी आदत को, या आपकी किसी बनाई हुई चीज़ को, या आपकी किसी भी चीज़ को, किसी खूबी हो, किसी आदत को, किसी लफ्ज़ को एडमायर किया, तो आप भी ऐसा ही करें, आपको भी बदले में उसकी किसी अच्छी चीज़ को एडमायर करना पड़ेगा। Persons whose trade is to secure public admiration, such as actors, preachers, speakers, and politicians, come to depend more and more upon applause। वो कहता है वो डिफरेंट लोगों की बात करता है जिनको पब्लिक एडमिरेशन मिलती हैं, जैसे एक्टर्स हो गए, प्रीचर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, या पॉलिटिशियंस हो गए। वो कहता है वो लोगों की जो अप्लॉज है, तालियां हैं, या उनकी तारीफ है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। व्हेन दे रिसीव देयर ड्यू नीड ऑफ पब्लिक अप्रोबेशन देयर लाइफ इज फुल ऑफ जेस्ट। कहता है जब उनको उनके हिस्से की चीज़ मिल जाती है जो कि पब्लिक अप्रोबेशन होती है उनकी, यानी जो पब्लिक उनको प्यार देती है, जो अप्लॉज करती है उनके लिए, जब वो उनको मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। व्हेन दे डोंट, जब नहीं देती, दे बिकम डिसकंटेंटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड। तो क्या हो जाता है, जब उनको नहीं मिलती तो वो अपने ही बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा उनकी तवज्जो हट जाती है, या वो थोड़ा चीज़ों को पसंद नहीं करते, थोड़ा सा उनको होने लग जाता है कि यार ये क्या मेरे साथ हो गया। नेक्स्ट वो बात करता है कि द वर्ल्ड इज हिकल्डी पिकल्डी प्लेस कंटेनिंग थिंग्स प्लीजेंट एंड थिंग्स अनप्लीजेंट इन हेफर्ड्स सीक्वेंस। वो कहता है कि जो ज़िंदगी है ना, जो लाइफ है, जो दुनिया है, बेसिकली वो एक कंफ्यूजन और डिसऑर्डर की जगह है। गिल्डी पिगल्डी का मतलब यही है कि डिसऑर्डर और अनप्लीजेंट और कंफ्यूजन से भरी हुई। कंटेनिंग थिंग्स प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। वो कहता है कि इसके अंदर आपको मिक्सचर मिलेगा, बाज़ चीज़ें आपके लिए बहुत प्लीजेंट होती हैं, अच्छी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, आवाज़ नहीं होती, अनप्लीजेंट होती हैं वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, एज आई ऑलवेज सेड, कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहते हैं। सो नेक्स्ट वो कहता है कि बाय नो मीन्स ऑल अफेक्शन हाउएवर हैज़ दिस इफेक्ट इन encouraging adventurousness। द अफेक्शन गिवन मस्ट बी इटसेल्फ रोबस्ट रादर देन टिमिड। वो कहता है कि अफेक्शन जो है ना वो आपके अंदर रोबस्टनेस को पैदा करती है, ना कि आपको शर्माने और मतलब डरने की, आपके अंदर मतलब आपको फियरलेस बनाती है, ये नहीं कि आपके अंदर फियर पैदा कर दे। डिजायरिंग एक्सीलेंस even more than safety in the parts of its object, though of course by no means indifferent to safety। वो कहता है कि
desiring excellence even more than safety on the parts of its object, though of course by no means indifferent to safety. The timid and mother or nurse who is perpetually warning children against disaster they may occur, who think that every dog will bite and that every cow is a bull, may produce in them a timidity equal to her own and may cause them to feel that they are never safe except in her intermediate neighborhood. वो कहता है कि जो अफेक्शन होती है ना, इस पूरे पैराग्राफ में जो वो बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो अफेक्शन होती है, वो आपको बड़ा इनकरेजिंग बनाती है, एडवेंचरस बनाती है, आपको रोबस्ट बनाती है, लाइक ये नहीं करती कि आपको फ़ियर वाला बना दे या आपके अंदर जो फ़ियर बना दे कि आपके अंदर फ़ियर आना शुरू हो जाए चीज़ों के, ऐसे नहीं होता। वो क्या करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एक एग्जांपल देता है कि मदर या एक माँ और टिमिड मदर और नर्स की बात करता है कि डरी हुई माँ या डरी हुई नर्स जो कि आपके बच्चे का ख्याल रखती है, अगर वो खुद डरती है तो वो क्या करेगी, वो आपके बच्चों को डराएगी, मतलब डराएगी तो नहीं लेकिन इस तरह की सेंस ऑफ अनसेफ्टी पैदा कर देगी कि हर जैसे कि हर कुत्ता काटता है या हर गाय जो है वो बुल है वो आपके पीछे पड़ जाएगी, तो इस तरह की टिमिडिटी प्रोड्यूस कर देगी जो कि उसके अंदर है, खुद अपने अंदर है। उस तरह का फ़ियर, टिमिडिटी का मतलब यहाँ पे मैं फ़ियर ही लूँगी। उसके बाद वो कहता है कि फिर आपको ये सिखाया जाता है कि बस आप कहीं और सेफ नहीं है, बस आप अपने नेबरहुड में ही सेफ हैं, कहीं और सेफ नहीं है आप। सो ये वो कहता है कि अफेक्शन का मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो अफेक्शन का मतलब यहाँ माँ और नर्स से इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि वो माँ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ज़्यादा अफेक्शन बच्चे को मिलती है और बच्चे से सबसे ज़्यादा अफेक्शन जो है वो माँ को मिलती है। तो वो इन दोनों की मिसाल देके समझाना चाह रहा है कि इससे बढ़कर अफेक्शन और क्या हो सकती है। सो अफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को मोहब्बत करें और उसको डरा के रखें, बल्कि उसको रोबस्ट होने दें, उसको इनकरेज करें, उसको एडवेंचरस बनाएं ताकि वो ज़िंदगी को आगे जाके और एक्सप्लोर करे। नेक्स्ट वो बात करता है द हैबिट्स ऑफ माइंड फॉर्म्ड इन अर्ली ईयर्स आर लाइकली टू परसिस्ट थ्रू लाइफ, कि जो शुरू के टाइम में बच्चों के दिमाग में जो चीज़ डल जाए ना, वो हमेशा ज़िंदगी थ्रू आउट ज़िंदगी में उनके साथ चलती है। यानी माँ बाप जो तरबियत करते हैं वही जो है ना वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। शुरू के कुछ साल 5-6 साल बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर माँ बाप जो तरबियत कर देते हैं बच्चा वही निकलता है आगे जाके। ऐसा नहीं होता है कि वो ज़िंदगी में आगे जाके अपनी आदत चेंज कर लेता है, ऐसा नहीं होता। वो उसकी जो एक मेन जो उसकी मेन हड्डी रहती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बैकबोन, उसकी जो बैकबोन होती है ना वो उसके माँ-बाप की तरबियत होती है। वो कोई कुछ आदत ज़िंदगी में आगे जाके चेंज कर सकता है, लेकिन जो उसका एक मेन उसके माँ-बाप ने उसको ढांचा बना दिया ना, स्केलेटन, वो उसका कभी चेंज नहीं होता। वो अगर बुज़दिल है तो वो सारी ज़िंदगी बुज़दिल ही रहता है। Many people, when they fall in love, look for a little heaven of refuge from the world where they can be sure of being admired when they are not admirable and praised when they are not praiseworthy. वो कहता है कि जो जिन लोगों को मोहब्बत हो जाती है ना वो पूरी दुनिया से ना फिर रेफ्यूज तलाश करके ऐसे आ जाते हैं कि बेशक वो एडमिरेबल नहीं भी हैं लेकिन उनको फिर भी एडमायर किया जाए, अगर उनकी प्रेज़ करने के काबिल नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनको प्रेज़ किया जाए। टू मैनी मैन होम इज़ अ रिफ्यूज फ्रॉम द ट्रुथ, ये बहुत से लोगों के लिए, फॉर ही इज़ स्पेशली यूजिंग द वर्ड मैन, कि होम घर एक ऐसा रिफ्यूज है फ्रॉम किससे, सच से, कि वो बस घर में रहें तो वो सच से बचे रहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रेवोल्यूशनाइज करूंगी कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वर्ल्डली चीज़ों में, या कोई ऐसा पर्पस नहीं होता उनके लिए, उनकी फैमिली ही लाइफ पर्पस होता है। सो वो उनके बारे में बात कर रहा है मेरे ख्याल से। दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, माई एक्सप्लेनेशन। This is their fear and their timidities that make them enjoy a companionship in which these feelings are put to rest. वो कहता है कि ये उनका डर होता है, उनकी टिमिडीज़, उनका शर्माना और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो सिर्फ़ बस अपना कंपेनियनशिप अपनी वाइफ़ के साथ या अपने घर में कोई भी हो, अपना कंपेनियन कोई भी हो सकता है, उसके साथ बस अपना जो है ना लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनकी रेस्ट पे होती हैं। दे सीक फ्रॉम देयर वाइफ्स व्हाट दे ऑब्टेन्ड फॉर्मली फ्रॉम एन अनवाइज़ मदर, वो अपनी बीवी से वो चीज़ें सीखते हैं, वो चीज़ें लेते हैं, देखते हैं, जो उन्होंने एक अनवाइज़ मदर से जो है ना वो नहीं ली होती, उनको पता नहीं होता कि उन्होंने अपनी माँ से क्या लिया है, मतलब अनवाइज होती है ना उनकी माँ, उनको वो सब कुछ नहीं दे सकती जो उनको लेना चाहिए। सो वो, और यहाँ पे वर्ड जो है ना वो किसी को फंड ऑफेंड करने वाला नहीं है, उसने अनवाइज मदर की बात की है। सो हम अभी आज भी हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि एक अनवाइज माँ कैसी होती है। एंड येट दे आर सरप्राइज्ड इफ देयर वाइज रिगार्ड देम एज ग्रोन अप चिल्ड्रन, और वो सरप्राइज होते हैं जब उनकी बीवियाँ उनको मतलब समझती हैं कि ये मर्द हैं, वो लेकिन वो अंदर से बच्चे ही होते हैं ना, क्योंकि उनकी माँ ने उनके अंदर खौफ पैदा किया होता है। तो वो उस चीज़ को, वो लाइफ को वैसे देख ही नहीं रहे होते जैसे कि उनको देखना चाहिए।
To define the best kind of affection is not altogether easy, since clearly there will be some protective elements in it. कहता है कि affection के अंदर जो है वो आसान नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, लेकिन इसके अंदर थोड़े प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. We do not feel indifferent to the hurts of people whom we love. कहता है कि हम ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि हम उन लोगों से इंडिफरेंट फील नहीं कर सकते, उन लोगों के दुखों से इंडिफरेंट फील नहीं कर सकते जिनसे हम मोहब्बत करते हैं. Fear for those is only a shade better than fear for ourselves. कि दूसरों के ऊपर जो क्या है ना, मतलब उनकी ज़िंदगी बेहतर गुज़रे, दूसरों के लिए जो खौफ़ आपके दिल में आता है ना, वो कभी मतलब वो उनसे मोहब्बत की जो है ना वो पहचान होती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माँ-बाप अगर जो है वो हर्ट हैं, या किसी बहन-भाई उसके ऊपर कोई मुश्किल है, सो आप उनसे इंडिफरेंट फ़ील नहीं कर सकते. आप अपनी ज़िंदगी की अपनी मुश्किलात भूल जाते हैं, लेकिन उनके बारे में आप हमेशा याद रखते हैं. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रियल अफेक्शन. वो कहता है कि द बेस्ट टू डिफाइन द बेस्ट काइंड ऑफ अफेक्शन वो इस तरह की होती है जिसमें आप दूसरों के, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे भी आप मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में, उनके दुख और दर्द का आप ख्याल रखते हैं. नेक्स्ट वो बात करता है कि in this respect it must be said men show themselves the inferiors of women, for the qualities that men find pleasing in women are on the whole less desirable than those that women find pleasing in men. वो कहता है कि जो मेन है ना वो खुद को inferior फील करते हैं वुमन से. क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर जो है ना वो वुमन के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो मर्द के अंदर नहीं है, और इस वजह से वो खुद को वुमन से inferior समझते हैं. Women are on the whole less desirable than those that women find pleasing in men. और फिर मतलब औरतें भी जो मर्दों के अंदर चीज़ें डिज़ायरेबल होती हैं, उनको भी मतलब वो देखती हैं. उनको उनको लगता है कि ये मर्द के अंदर ये चीज़ें प्लीज़िंग हैं. I am not at all sure, however, that it is easier to acquire a good character than a good appearance. कहता है कि मेरे लिए जो है ना वो इस चीज़ को थोड़ा ये मेरे लिए आसान नहीं है. That it is easier to acquire, कहता हूँ मेरे लिए थोड़ा ये श्योर नहीं है, मैं इस चीज़ में श्योर नहीं हूँ, मेरे लिए ये तय करना मुश्किल है कि एक अच्छा करेक्टर होना बेहतरीन बात है, या एक अच्छी अपीयरेंस रखना ज़्यादा आसान है. सो वो यहाँ पे बात कर रहा है मतलब मर्द औरत की, कि कैसे एक दूसरे की तरफ अफेक्शनेट होते हैं, कैसे उनके अंदर जो है ना वो अफेक्शन आती है. तो उस चीज़ के ऊपर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर मतलब उनको करैक्टर देखना चाहिए. ही इज़ सेइंग कि उनको गुड करैक्टर, एक मर्द को एक औरत के अंदर और एक औरत को एक मर्द के अंदर एक गुड करैक्टर देखना चाहिए, ना कि एक गुड अपीयरेंस देखनी चाहिए. The first of these kinds of affection is only possible in so far as a man feels safe. वो कहता है कि मैन को एक मतलब उसको फील सेफ फील जब वो करता है ना, तो फिर उसमें वो जो है वो अफेक्शन अच्छी होती है, और वो फर्स्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ अफेक्शन होती है जब वो एक दूसरे की तरफ सेफ फील शुरू कर देते हैं. उसके बाद वो बात करता है द बेस्ट टाइप ऑफ अफेक्शन इज रेसिप्रोकली लाइफ गिविंग. ईच रिसीव्स अफेक्शन विद जॉय एंड गिव्स इट विदाउट एफर्ट, एंड ईच फाइंड्स द होल वर्ल्ड मोर इंटरेस्टिंग इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रेसिप्रोकल हैप्पीनेस. वो कहता है कि अफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ लेना है, बल्कि आपने देना है. आपने जिस तरह के अफेक्शन को लिया है, रिसीव किया है, वैसे ही आपने देनी है बगैर किसी एफर्ट के. उसके बाद वो कहता है जब आप ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि ये वाइस वर्सा काम हो जाएगा. जब आप किसी से खुशियाँ, हैप्पीनेस लेंगे, अफेक्शन लेंगे, तो आप उनको देंगे भी. देयर इज हाउएवर अनदर काइंड, बाय नो मीन्स अनकॉमन, in which one person sucks the vitality of the other. One receives what the other gives but gives almost nothing in return. वो कहता है कि ये भी अनकॉमन नहीं है, ये भी बहुत कॉमन है इस माशरे के अंदर, कि आपको कोई शख्स कोई चीज़ मतलब मोहब्बत देता है या कोई भी किसी भी किस्म की अफेक्शन देता है, सो आप उसको उस तरह के वापस नहीं करते, बिल्कुल भी रिटर्न ही नहीं करते. सो ये भी एक तरह की क्या कहता है, इस तरह की जो अफेक्शन है ना, वो उसकी कोई मतलब वाइटिलिटी ही नहीं होती, वो सक करती है, पर्सन को भी सक करती है, सोसाइटी को भी इट सक्स. नेक्स्ट वो कहता है कि अफेक्शन इन द सेंस ऑफ अ जेन्युइन रेसिप्रोकल इंटरेस्ट ऑफ टू पर्सन इन ईच अदर, नॉट solely as mean to each other's good, but rather as a combination having a common good, is one of the most important elements of real happiness. And the man whose ego is so enclosed within steel walls that his enlargement of it is impossible misses the best that life has to offer, however successful he may be in his career. वो कहता है कि अफेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक दूसरे से जो है ना वाइस वर्सा करें, अगर आप ले रहे हैं तो आप दें भी. बल्कि वो कह रहे हैं यहाँ पे ये मतलब है कि ना सिर्फ आप एक दूसरे के लिए अच्छा जो है वो सोचें, बल्कि इसके साथ साथ आप सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचें, बल्कि एक दूसरे के लिए आपका जो
अ, आपका जो रिज़ल्ट निकलना चाहिए एंड पे अफेक्शन का, वो ये होना चाहिए कि आपका भी अच्छा हुआ है और दूसरे का भी अच्छा हुआ है। कॉम्बिनेशन हैविंग अ गुड कॉमन गुड, मतलब दोनों के लिए अच्छा है रिलेशनशिप। तो वही रियल हैप्पीनेस लेके आता है, वरना जो शख्स चाहता है कि बस जो है ना वो मैं ही खुश रहूँ, उसने अपने इर्द-गिर्द ईगो की बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हों, सो ऐसे मामलात नहीं चलते और वो बेशक अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वो बात करता है कि एम्बिशन विच एक्सक्लूड्स अफेक्शन फ्रॉम इट्स परव्यू इज जनरली द रेस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ एंगर और हेटेड अगेंस्ट द ह्यूमन रेस। कहता है कि ऐसा एम्बिशन जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, मतलब अगर आपके पास जो एम्बिशन है, जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा हुआ है, उसमें आपके आपके पास उस चीज़ से अफेक्शन नहीं है और जिस चीज़ में आप काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए या उन चीज़ों के लिए अफेक्शन नहीं है, सो वो आपके अंदर एक ख़ास किस्म का जो है ना वो एंगर और हेटेड पैदा कर देगा ह्यूमन रेस के लिए। प्रोड्यूस्ड बाय अनहैप्पीनेस इन यूथ, वो कहता है कि अनहैप्पीनेस होती है उसकी वजह से बाय इनजस्टिस इन लेटर लाइफ, इनजस्टिस होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, और बाय एनी ऑफ द कॉजेज़ व्हिच लीड टू परसिक्यूशन मेनिया। कहता है फिर इस तरह की चीज़ आपको परसिक्यूशन मेनिया तक ले जाती है, यानी आपको ज़ुल्म और ज़्यादती में इतना जुनूनी कर देती है दैट यू डू जो है ना वो injustices with people. A too powerful ego is a prison from which a man must escape if he is to enjoy the world to the full. वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि अगर आप जो एक पावरफुल ईगो का बंदा है ना, वो एक प्रिजन में होता है अपनी ही ईगो के। अगर उसको ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो उसको उसमें से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर आप ईगो पे लेके बैठे रहेंगे हर चीज़ को, सो ना आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो दुनिया की खुशियाँ एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने आप को ही उस चीज़ से नुकसान दे रहे हैं। नेक्स्ट वो बात करता है कि ऑब्स्टिकल्स साइकोलॉजिकल एंड सोशल टू द ब्लॉसमिंग ऑफ रेसिप्रोकल अफेक्शन आर अ ग्रेव इवल। कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप वाक़ई मोहब्बत देना और लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं, सोशली चीज़ें आपको तंग करती हैं। सो वो कहते हैं ये बहुत बड़ा ईवल हो जाता है, फ्रॉम व्हिच द वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज़ सफ़र्ड एंड स्टिल सफ़र्स। कि जो है ना वो दुनिया आज तक इस चीज़ से सफ़र कर कर रही थी और अभी तक कर रही है। कि बाद दफ़ा आप किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोसाइटी इन लार्ज में ले लेते हैं कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अब उस ऑब्स्टेकल्स आ गई, दूसरी सोसाइटी साइकोलॉजिकली उस सोसाइटी को इंफीरियर समझ रही है या सोशली दोनों की चीज़ें नहीं मिल रही, सो वो उसको वैसी अफेक्शन पे बैक नहीं करती, तो दुनिया सफ़र करती है इस चीज़ की वजह से। नेक्स्ट वो बात करता है क्वेश्चन इज enjoyed both in the name of morality and in the name of worldly wisdom, with the result that generosity and adventurousness are discouraged when the affection are concerned. वो कहता है कि जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत दोनों नामों के साथ जुड़ा हुआ है, एक मोरालिटी और एक वर्ल्डली विजडम। इसके साथ क्या होता है कि with the result that generosity and adventurousness are discouraged where the affection are concerned। वो कहता है कि जब affection को ना डिस्करेज कर दिया जाता है जब जेनरोसिटी और एडवेंचरसनेस की बात होती है, तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो इस दोनों नामों के साथ रिलेट करता है, मोरालिटी के साथ भी और वर्ल्डली विजडम के साथ भी। ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉशन, कॉशन इन लव इज परहैप्स द मोस्ट फेटल टू ट्रू हैप्पीनेस। कि आपको कॉशन का मतलब यहाँ पे एहतियात है। सो आपको सारी फॉर्म्स में एहतियात करना चाहिए, लेकिन आपको मोहब्बत में, प्यार में, अफेक्शन में कभी भी जो है ना वो कॉशनरी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट फेटल टू ट्रू हैप्पीनेस। ये ट्रू हैप्पीनेस को जो है वो ख़त्म करता है, उसकी उसके लिए जानलेवा मोहलिक हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और जो है वो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल।